स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते 1.5 दशक में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक ऐसी टर्म है जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा डिफाइनिंग एलिमेंट बनी हुई थी। इकोनॉमिस्ट से लेकर ऑफिशियल्स, इंडियन बैंक्स और खासतौर पर हमारे पीएसबीज यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बढ़ते एनपीए रिलेटेड केसेस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे। हालात ये थे कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने राइजिंग एनपीएस के बोझ के तले दबते जा रहे थे। हालांकि बीते कुछ सालों में पीएसबीज के इन एनपीएस में एकदम से बदलाव देखने को मिले हैं। दरअसल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भगवत के करण ने हाल ही में पार्लियामेंट में क्वेश्चन के रिटर्न रिप्लाई में ये बताया कि देश के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए रेशियो मार्च 2018 के 14.6% से गिरकर दिसंबर 2022 में 5.3% हो गया है, जो कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 7 साल में सबसे कम है। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सिग्निफिकेंट प्रॉफिट और ग्रोथ के ही चलते जहां 2021-22 में उनका एग्रीगेट प्रॉफिट रुपीस 66,543 करोड़ था, तो वहीं अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक केवल 9 महीनों में ही ये बढ़कर 70,167 करोड़ हो गया है। यही कारण है कि यदि हम मार्च 2017 से मार्च 2023 तक का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी वो सभी पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंडर आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको देखें तो उनका ग्रॉस एनपीए का ये मैप और भी ज्यादा पॉजिटिव साइन शो करता है, जो दिखाता है कि जो जीएनपीए मार्च 2018 में डबल डिजिट में पहुंच गया था, वही मार्च 2023 में 4% से भी कम रह गया है, जो 10 साल में सबसे कम था। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में पीएसबीज का रिलेटिव प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है। पीएसबीज के एनपीएस में लगातार आ रही कमी को देखते हुए आरबीआई द्वारा जून 2023 में रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मार्च 2024 तक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के कॉम्प्रिहेंसिव एनपीएस गिरकर 3.6% हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इंडियन पीएसबीज ने ये नामुमकिन दिखने वाला काम कैसे कर दिखाया और कैसे उसकी एज ओल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम अब ठीक होती दिखाई दे रही है, और एक आम इंसान के लिए इसके क्या मतलब है। एनपीए, पीएसबीज आखिर ये सब हैं क्या? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। 2009 में आरबीआई ने बैड लोन्स, जिन्हें टेक्निकल टर्म्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए कहा जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को हर फाइनेंशियल ईयर में अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को उनके पीरियड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना जरूरी था। इसमें पहले था सब स्टैंडर्ड एसेट्स, जिसमें ऐसे एसेट्स को रखा गया है जो बीते 12 महीने या उससे कम से नॉन परफॉर्मिंग है, यानी जिन लोगों ने ये लोन्स लिए थे वो इन्हें पे बैक नहीं कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है डाउटफुल एसेट्स। इसमें ऐसे एसेट्स को रखा गया है जो 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड से नॉन परफॉर्मिंग है। वहीं इसकी थर्ड कैटेगरी है लॉस एसेट्स। इस कैटेगरी में बैंक्स के उन एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है जिनके रिगार्डिंग बैंक ये मानता है कि अब इन लोन्स की रिकवरी नहीं की जा सकती। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक बैंक के पोर्टफोलियो में मौजूद उसके सभी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की टोटल वैल्यू ही उस बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट या ग्रॉस एनपीए कहलाता है। ग्रॉस एनपीए एक बैंक की एसेट क्वालिटी की ओवरऑल पिक्चर रिप्रेजेंट करता है, जिससे बैंक के लोन पोर्टफोलियो में मौजूद स्ट्रेस्ड एसेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूँ तो बैंकिंग सिस्टम में जीरो एनपीएस होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बिजनेस की तरह बैंकिंग सिस्टम के लोन डिस्पर्सल भी रिस्क फ्री नहीं हो सकते। ऐसे में 100% रिकवरी होना इम्पॉसिबल है। लेकिन एनपीएस के डिसप्रोपोर्शनेट राइज में बहुत से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कभी कभी सिंगल हैंडेडली लेकिन ज्यादातर समय एक साथ मिलकर एनपीएस के काउंट को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इन एनपीएस के राइजिंग ट्रेंड में इकोनॉमिक स्लोडाउन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड रिड्यूस हो जाती है, जिसका एक सिलेक्टिव केस हमें कोविड के दौरान दिखा। जब हम सब क्वारंटीन के चलते अपने घरों में बंद थे, तब केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ग्रोसरी और मेडिकल सप्लाईज जैसी जरूरी चीजों के अलावा ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ड्रास्टिकली गिर गई थी। इसमें होटल और टूरिज्म जैसी सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल और रियल इस्टेट जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में तो कंप्लीट शटडाउन देखने को मिला था। यही नहीं, राइजिंग इन्फ्लेशन
और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के कोएग्जिस्टेंस की वजह से बने स्टैगफ्लेशन के हालात भी हार्श इकोनॉमिक स्लोडाउन को जन्म देते हैं। सिमिलरली कभी कभी इकोनॉमिक स्लोडाउन ओवरऑल इकोनॉमी में नहीं बल्कि किसी सेक्टर स्पेसिफिक इशू की वजह से सिलेक्टिव सेक्टर्स में भी देखने को मिलता है। इन कंडीशंस में मार्केट के अंदर घटी डिमांड की वजह से बैंक्स के बोरोवर्स के लिए अपने लोन्स रीपे करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से एनपीएस अपने आप बढ़ जाते हैं। इसके उलट कभी कभी लोन्स के डिस्पर्जल में बैंक्स की तरफ से ड्यू डिलिजेंस इनएडिक्वेट होती है, जिसकी वजह से एक बोरोवर की पेइंग कैपेबिलिटीज से ज्यादा लोन उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही क्लाइंट के क्रेडिट अप्रेजल के प्रीवियस रिकॉर्ड या उसकी पुअर क्रेडिट वर्दिनेस को एसेस किए बिना बैंक्स लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और ये सब बैंक्स की एग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से भी होता है, जिसके चलते क्लाइंट की इनकम या उसकी सॉल्वेंसी से ज्यादा लोन प्रोवाइड करने की वजह से हुई ओवर लेवरेजिंग बैंक लोन डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ा देती है, जो एट द एंड एनपीएस के राइज में कंट्रीब्यूट करता है। कभी कभी दोस्तों एनपीएस का बढ़ना बैंकिंग फ्रॉड्स या बोरोवर्स के विलफुल डिफॉल्ट्स की वजह से भी होता है, जिसके चलते एक बोरोवर इंटेंशनली बड़ा लोन लेते हैं और पेइंग कैपेसिटी और एडिक्वेट रिसोर्सेज होने के बाद भी उसे डिफॉल्ट कर देते हैं। हालांकि इन विलफुल डिफॉल्टर से निपटने के लिए भी आरबीआई के साथ साथ देश के फाइनेंशियल सिस्टम में कई मेजर्स मौजूद हैं, लेकिन वो अक्सर इस काम के लिए इनएडिक्वेट साबित होते हैं। बीते साल दिसंबर में गवर्नमेंट ने आरबीआई के डेटा के अनुसार पार्लियामेंट में देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें मार्च 2022 के प्रोवाइडेड डेटा के अनुसार मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर था। यही नहीं, अपने जवाब में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया कि मार्च 2022 तक ये 50 विलफुल डिफॉल्टर इंडियन बैंक्स को रुपीस 92,570 करोड़ ओ करते थे, जो इंडियन पीएसयूज की बुनियाद के साथ साथ देश की हेल्दी इकोनॉमी के ऊपर भी एक बर्डन बन गए थे, जिनका इम्पैक्ट बैंक से लेकर आम नागरिक पर पड़ रहा था। तो हाई ग्रॉस एनपीएस बैंक्स के फाइनेंशियल सिस्टम और उसके चलते पूरी इकोनॉमी के ओवरऑल ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो बैंक्स के पोर्टफोलियोज में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के हायर प्रोपोर्शंस बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे बैंक्स का ग्रोथ पोटेंशियल अपने आप कम हो जाता है। ऐसे में बैंक्स को हाई एनपीएस से होने वाले पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए हायर प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल बेस और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। एनपीएस को लेकर बैंक्स द्वारा किए जाने वाली इस प्रोविजनिंग के नॉर्म्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी और कम हो जाती है, और जब बैंक्स के पास लेंड करने के लिए रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो उनसे होने वाले रिटर्न भी अपने आप कम हो जाते हैं, जिससे बैंक्स के लिए नए लोन्स देना और उनसे इनकम जनरेट करने की क्षमता हैम्पर होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बैंक है और ओरिजिनली आपके पास 100 रुपए लेंड करने या किसी को लोन देने की कैपेसिटी है, जिन्हें लेंड करके आप 10% या 10 रुपीज का इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आपने इन 100 रुपीज को अलग अलग बोरोवर्स को लेंड किया तो इनमें से 10 रुपीज एनपीएस में कन्वर्ट हो गए। ऐसे में अब आपके पास केवल 90 रुपीज और 10% के हिसाब से केवल 9 रुपीज इंटरेस्ट अर्न हुआ, यानी आपका ओरिजिनल अमाउंट 100 रुपीज से घटकर 99 रुपीज रह गया। अब जब आप एज अ बैंक रुपीज 99 लैंड करने जाएंगे तो आप अपने प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करने या लॉसेस को फर्दर रिड्यूस करने के लिए पूरे के पूरे 99 रुपीज लैंड करना अवॉइड करेंगे। बजाय इसके आप इसमें से कुछ पैसा निकालकर प्रोविजन या रिजर्व मनी के तौर पर रख लेंगे, जिससे आपकी लेंडिंग कैपेसिटी और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। बैंकिंग टर्म में ग्रॉस एनपीए से प्रोविजंस को निकालकर बचे हुए अमाउंट को ही नेट एनपीए कहते हैं। ऐसे में नेट एनपीए बैड लोन्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बैंक के एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस को चार्ट करने का काम करता है। अब इसी साइकिल में अगर बार बार आपका दिया हुआ लोन पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया तो आपका एनपीए और उसके लिए जरूरी प्रोविजनिंग बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी लेंडिंग कैपेसिटी फर्दर रिड्यूस होगी और एसेट स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही बैंक्स अपना खुद का पैसा नहीं बल्कि अपने डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के पैसे से ही लोन्स या दूसरे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट इनकम जनरेट करते हैं। अब ऐसे में यदि आपको एज ए इन्वेस्टर ये पता चलता है कि आपका बैंक अनसस्टेनेबल एनपीएस एक्यूमुलेट करता जा रहा है तो आप भी अपना पैसा उस बैंक में इन्वेस्ट करने से झिझकेंगे। ऐसे में नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट या इन्वेस्टर के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बैंक्स की कैपिटल मार्केट में स्टैंडिंग और फ्यूचर ग्रोथ और भी ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होगी, जबकि एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उसके बैंक्स का स्ट्रांग बना रहना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक्स की मार्केट में गिरती कैपिटल स्टैंडिंग ओवरऑल इकोनॉमी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। जब ओवर लेवरेज्ड यानी पेइंग कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेकर बैठी कॉर्पोरेट कंपनीज के लोन डिफॉल्ट्स और बैंक पे बढ़ते बैड लोन्स एक साथ राइज होने लगते हैं, तब इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम
ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं, जिससे भारत एक लंबे समय से जूझता आ रहा है। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस पूरी कहानी को बदलते हुए देखे जा रहे हैं, जहां बैंक्स की इस रिकवरी से उसकी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का एज ओल्ड इशू भी रिजॉल्व होता देखा जा सकता है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऐसा क्या किया कि उसकी राइजिंग एनपीएस की सालों से चली आ रही बीमारी एकदम ठीक हो गई। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर और खासतौर पर एनपीएस से ओवरबर्डन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इससे बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक नहीं बल्कि कई कदम उठाए गए, जिन्होंने मिलकर ही आज इंडियन पीएसबीज को एनपीएस के इस दलदल से बाहर निकालने का काम किया। 2015 में आरबीआई ने AQR या एसेट क्वालिटी रिव्यू इनिशिएट किया, जिसने बैंक्स में एनपीएस के हाई इंसिडेंट्स को रिवील किया। साथ ही 2009 में आरबीआई द्वारा लाए गए एनपीएस की क्लासिफिकेशन को अक्टूबर 2021 में रिवाइज करके एनपीएस का रिकॉग्निशन और भी ज्यादा स्ट्रिगनेंट यानी सख्त बना दिया। असल में आरबीआई द्वारा AQR के इम्प्लीमेंटेशन के कारण बैंक्स ने एनपीएस का ट्रांसपेरेंट रिकॉग्निशन, रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस एज एनपीएस और एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए एडवांस प्रोविजन स्टार्ट किए। नतीजा ये हुआ कि पहली बार बैंकिंग सेक्टर में हो रहे एनपीएस के ट्रांसपेरेंट रिकॉग्निशन से पीएसबीज का असल ग्रॉस एनपीएस सामने आ पाया। जहां ये मार्च 2015 में 5% था, वहीं फेयर रिकॉग्निशन की वजह से मार्च 2018 में ये बढ़कर 14.6% हो गया। यही नहीं, आरबीआई की सख्ती और उसके द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अब इन बढ़ते हुए रिस्पेक्टिव एनपीएस के अकॉर्डिंग एडिशनल प्रोविजनिंग भी करनी पड़ी, जिससे बैंक्स की ग्रोथ और बिजनेस पोटेंशियल पर शॉर्ट टर्म में एडवर्स इफेक्ट पड़ा। आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए पीरियोडिक एसेट क्वालिटी रिव्यू के साथ साथ बैंक्स द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लोन्स की एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए भी आरबीआई ने सख्त कदम उठाए। आप सोच रहे होंगे एवरग्रीनिंग क्या है? तो जब बैंक्स अपने किसी ऐसे लोन जो ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड एसेट में कन्वर्ट हो गया है उसे रिकवर करने के लिए और लोन प्रोवाइड करती हैं, तो इसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहा जाता है। ये जनरली कॉर्पोरेट लोन्स के साथ होता है। तो चलिए इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया गया, लेकिन अब बिजनेस लॉसेस की वजह से वो लोन नहीं चुका पा रहा। तो पहले अक्सर बैंक्स ऐसे क्लाइंट्स को और भी ज्यादा लोन प्रोवाइड कर देती थी, इस उम्मीद में कि शायद इस एडेड फाइनेंशियल पुश से उनका क्लाइंट अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना ले और आगे जाकर अपना सारा लोन चुका दे। इसे ही एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कहा जाता है। आरबीआई ने बैंक्स द्वारा अपने स्ट्रेस्ड लोन्स की इसी एवरग्रीनिंग पर सख्ती करी और इसी सख्ती का ये नतीजा है कि आज बैंक्स अपने एनपीएस से डील करने के लिए न केवल बेटर इक्विप्ड है, बल्कि लगातार इन एनपीएस में एक डाउनवर्ड ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सभी पीएसबीज का टोटल मार्केट कैप जो मार्च 2019 में रुपीज 4.52 लाख करोड़ था, वही दिसंबर 2022 में बढ़कर 10.63 लाख करोड़ रुपीस हो गया है, जो आरबीआई की स्ट्रैटेजी की लॉन्ग टर्म एफिकेसी दर्शाता है। इसी तरह गवर्नमेंट ने भी इंडियन बैंकिंग सेक्टर के एनपीएस के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव 4 Rs स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की है, जिसके आर्स हैं रिकॉग्नाइजिंग एनपीएस ट्रांसपेरेंटली, रिजोल्यूटिंग एंड रिकवरी, रिकैपिटलाइजिंग पीएसबीज, रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इसी 4R स्ट्रैटेजी के अंडर उठाए गए स्टेप्स का ये नतीजा है कि गवर्नमेंट ने बैंक्स द्वारा बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग और इंप्रूव्ड गवर्नेंस इंश्योर की। इसी कड़ी में 2016 में गवर्नमेंट सरफासी एक्ट यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 को रिप्लेस करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लेकर आई, जिसमें कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल फाइनेंशियल फेलियर्स और इंसॉल्वेंसी से डील करने के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स बनाए गए। इसने न केवल इस पूरी प्रोसेस को फास्ट बनाया, बल्कि ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए बनाए गए लॉ फ्रेमवर्क के लूपहोल्स को भी फिल किया। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने न सिर्फ देश में केवल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को 4 गुना तक फास्टर बनाया, बल्कि एनपीएस की रिकवरी रेट को भी 43.5% तक पहुंचा दिया, जबकि सरफासी एक्ट के दौरान ये 14.5% थी। सिमिलरली 2015 में गवर्नमेंट द्वारा पीएसबीज के स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए शुरू किए गए इंद्रधनुष प्लान ने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और भी अधिक मजबूत बनाने का काम किया, जिसके अंडर बैंक्स को एक पुश देने के लिए पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर 7 स्टेप्स लिए गए। इसी कड़ी में पीएसबीज को और अधिक एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स पीएसबीज का मास स्केल मर्जर भी किया, जिसके बाद भारत में
पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या घटकर 12 रह गई, जबकि पहले यह संख्या 27 थी। सिमिलरली पीएसबीज की फाइनेंशियल स्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2016-17 से 2020-21 तक 5 फाइनेंशियल ईयर्स में लगभग 3,10,997 करोड़ रुपीस इसमें इन्फ्यूज किए गए। यूनियन बजट 2021-22 में गवर्नमेंट ने NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और IDRCL यानी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी को भी अनाउंस किया, जो एक बैड बैंक की तरह बैंक्स के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड लोन्स को फेज मैनर में रिजॉल्व करने का काम कर रही हैं। दोस्तों, बैड बैंक्स उन नीश या स्पेशल एंटिटीज को कहा जाता है जो स्पेसिफिकली NPAs या बैड लोन्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बैड बैंक्स NPA से जूझ रहे बैंकों से अनेक NPAs लेकर अपनी स्पेशल एक्सपर्टीज के दम पर इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट को टर्न अराउंड कर इन्हें रिकवरेबल बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं, जिससे बैंक्स की बैलेंस शीट में सुधार होता है और NPAs को हैंडल करने के लिए एक साउंड और एक्सपर्ट सेंट्रिक सिस्टम भी बिल्ड हो जाता है, जिससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्च 2023 तक NARCL ने 21,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड लोन्स एक्वायर भी कर लिए हैं। इसी दिशा में NPAs के मामले में जल्द से जल्द निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक के बैलेंस वाले नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने का काम लोक अदालत को सौंपा गया है। इन्हीं कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स का ही नतीजा है कि इंडियन PSBs का NPA लगातार नीचे गिरता जा रहा है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया कि बैंक्स और RBI की इसी कॉशियस अप्रोच का ही नतीजा है कि बीते 3.5 साल में केवल 2 ही बड़े PSU लोन्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है NPAs में कन्वर्ट हुए हैं, जो सरकार और RBI की नीतियों का सफलता का प्रमाण है। मगर कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इंडियन बैंक्स की बैलेंस शीट में घटते इन NPAs के पीछे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जहां उनका कहना है कि NPAs के ये गिरते आंकड़े पूरी कहानी बयान नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है। तो इन सब आंकड़ों के बीच कुछ इकोनॉमिस्ट इस आंकड़े को भी सामने रख रहे हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम और खासतौर पर हमारे PSU बैंक्स के NPAs को कम करने के लिए राइट ऑफ्स का भी सहारा लिया जा रहा है। दरअसल जब बोरोवर्स द्वारा डिफॉल्टेड रीपेमेंट यानी जिसका रिकवर होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं, तब बैंक्स ऐसे लोन्स को एसेस करके अपनी बैलेंस शीट में एसेट से हटाकर लॉसेस में रिपोर्ट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि इस तरह के सभी लोन्स अब रिकवर नहीं हो सकते, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बल्कि रजिस्टर्ड लॉस है। इसी प्रोसेस को राइट ऑफ कहा जाता है। हालांकि राइट ऑफ का मतलब लोन वेवियर से नहीं है, क्योंकि यहाँ बैड लोन्स को लॉस मानकर बोरोवर का लोन माफ नहीं किया जाता, बस उसे बैंक की अकाउंट बुक से शिफ्ट कर दिया जाता है। ये एक तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिससे बैंक्स अनरिकवरेबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की टैक्स लायबिलिटी से बच सकें, लेकिन साइड बाय साइड इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए ट्राई करते रहें। इसी दिशा में हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बैंक से रिटर्न ऑफ अकाउंट से अपनी रिकवरी को रेज करने की बात कही थी, लेकिन अकाउंट मैन्यूवर की इस पूरी प्रोसेस से बैंक्स के रजिस्टर्ड NPAs अपने आप कम शो होने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी तरह की राइट ऑफ प्रैक्टिसेस की मदद से ही बैंक्स अपने NPAs को इतना ज्यादा कम दिखाने में सक्षम हो पाए हैं। तभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भागवत प्रोवाइडेड डेटा के अनुसार ये कहा जा रहा है 2013-14 से लेकर दिसंबर 31, 2022 तक भारत के पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स ने मिलकर ₹12,906 करोड़ राइट ऑफ कर दिए, जबकि सेम पीरियड में ग्रॉस NPA ₹67.66 लाख करोड़ का है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट 18% NPA सिस्टमैटिकली राइट ऑफ किया गया है, जो दूसरे मीन से कभी रिकवर हो गया नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस राइट ऑफ्स ने बैंक के NPAs की बैलेंस शीट को एक वर्चुअल बूस्टर शॉट जरूर दे दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बैंक्स की बुक्स तो क्लीन हो गई, लेकिन इसका नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस राइट ऑफ में खास तौर पर PSU बैंक्स का शेयर प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के टोटल राइट ऑफ्स को मिलाकर देखें तो ये आंकड़ा 1,72,800 करोड़ का है, जो कि बजट 2023-24 में 3 की सोशल सेक्टर्स को एलोकेट किए हुए अमाउंट से भी कहीं ज्यादा है। दूसरी ओर इसी बीच RBI की ओर से बैंक्स के लिए एक और सर्कुलर जारी करते हुए विलफुल डिफॉल्टर के लिए भी एक तरह के टेक्निकल राइट ऑफ की बात कही गई, जहां वो बैंक से विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ भी एक मिडिल ग्राउंड निकालकर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की बात करता है। हालांकि इसके लिए RBI ने पूरी जिम्मेदारी बैंक्स को ही सौंपी है कि वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट आउटकम निकाल सके। ऐसे में दोस्तों अब ये समय ही बताएगा कि RBI की नई स्ट्रैटेजी बैंक्स के सनकन डेट्स को
कम करने का काम करता है या फिर उनके लिए एक नई मुश्किल बढ़ा देता है, क्योंकि सर्कुलर के बाद से ही एक्सपर्ट्स आरबीआई के स्ट्रेटजी पर क्वेश्चन उठाने लगे हैं। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा करते हैं कि भले ही भारत ने अपने ग्रॉस एनपीएस को कम कर लिया हो, लेकिन ये कभी भी दूसरे लेंडिंग इकोनॉमीज के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ऐसे में इंडिया को अपनी इकोनॉमी की बैकबोन माने जाने वाले पीएसबीज के स्ट्रक्चर और गवर्नेंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट द्वारा उठाए जा रहे इन प्रश्नों के बीच ही भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पब्लिक सेक्टर बैंक से एनपीएस के फेयर और ट्रांसपेरेंट रिकॉग्निशन की बात कही है। साथ ही इन बैंक्स के चीफ्स ने भी सरकार को यह विश्वास दिलाया है कि बैंक्स के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में ड्यू डिलिजेंस दिखाई जा रही है और वो आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार ही टाइम टू टाइम स्ट्रेस्ड एसेट्स के डिस्क्लोजर और काउंटर मेजर्स लेने के लिए वचनबद्ध हैं। इसी का रिजल्ट है कि कोविड के चलते हुए ग्लोबल स्लोडाउन और यूएस बैंकिंग सिस्टम के फेलियर्स के बाद भी इंडियन फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांगली खड़ा है। ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम के रेजिलियंस और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। बीते कुछ सालों में पीएसयू बैंक्स के डिक्लाइनिंग एनपीएस, राइजिंग प्रॉफिट्स और उनका स्ट्रेंथन होता ओवरऑल स्ट्रक्चर तब और भी खास हो जाता है जब हम इस ओर गौर करते हैं कि इसी पीरियड में ही जनधन योजना के अंतर्गत भारत में यूनिवर्सल बैंक अकाउंट्स खुलवाने और देश के हर कोने तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्रांति पहुंचाने का काम भी पैरेलली ही चल रहा था, जिसमें इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लीडिंग रोल प्ले किया है। इस बीच आईसीआरए ने भी लगातार गिरते एनपीएस और स्ट्रांग होते बैंकिंग स्ट्रक्चर के बीच इंडियन बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक रिवाइज करके पॉजिटिव कर दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इंडियन बैंकिंग सिस्टम और भी मजबूत होगी, जो इंडियन इकोनॉमी को वैसा ही फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जैसा उससे उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पे देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ फार कैन फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प in containing the high level of NPAs of banks in India? Substantiate your views with examples. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।